स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार रात को 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद 16 अप्रैल को मोहाली के फोर्टिज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 25 अप्रैल को रात करीब 7:30 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को शिरोमणि अकाली दल के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में रखा गया। यहां पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और अंतिम दर्शन किए। इसके बाद पीएम वापस लौट गए। इससे पहले हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, पंजाब की पूर्व सीएम राजिंदर कौर भट्टल, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसद पत्नी परनीत कौर, बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी से पीएचडी की मानद उपाधि लेकर डॉक्टर बने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार फिर से बड़ा डर सता रहा। इस डर का खुलासा उन्होंने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों के बीच किया था, जो उनके ट्वीट करते ही वायरल हो रहा। भूपेश बघेल को इस बात का मलाल अब तक है कि उनकी पीजी की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। वो 2 बार परीक्षा देने नहीं जा सके। प्रीवियस तो हो गया था, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। अपनी इसी अधूरी इच्छा को भूपेश बघेल ने छात्रों के सामने बताया है। आपको सुनाएंगे। आया हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा परिवार साथ में है, विशेष तो है ही, बच्चे लोग भी आए हैं। अक्सर होता ये है कि जब डिग्री मिलती है तो पालक लोग आते हैं। मुझे जब मानद उपाधि मिली है तो मेरे परिवार के और मेरे बच्चे लोग आए हैं। लेकिन एक बात और आप सबसे, छात्र छात्राओं से शेयर करना चाहता हूं कि मेरा पीजी पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी बैठे हैं, वही मेरा फॉर्म भर देते थे। फिर दूसरे साल में परीक्षा दिलाने नहीं गया। प्रीवियस तो कर लिया, फाइनल ईयर नहीं किया। लेकिन अब सोचता हूं कि पीजी कर लूं। लेकिन डर इस बात का है कि नंबर कम आएगा, फिर आप लोग क्या बोलेंगे। तो ये भी डर बना हुआ है। नंबर कम आया, मुख्यमंत्री परीक्षा दिलाने जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यदि परीक्षा नंबर कम आए तो फिर मुश्किल होगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर जमकर हमला किया है। केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस दौर में दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान हो रही थी, लगभग तड़प रही थी, तब केजरीवाल जी के पर्दे 88 लाख रुपए खर्च कर रही थी। उसी पलायन जैसी समस्याओं से लेना देना, उन्हें कोई लेना देना नहीं था। अभी सुने। थे अभी तक लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना हमला है। वो लाडली बहना को कह रहे हैं कि हम इतने देंगे। अब नारा भी कहो दिल से, शिवराज फिर से था, अब वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं चोरी को चोर तो नहीं कह सकता, बड़े लोग हैं, लेकिन तरीका क्या है ये इनका, कुछ नया सूझता नहीं है कांग्रेस को। अपने बाहर के लोगों के द्वारा चुनाव प्रचार और पार्टी का काम कर रहे हैं। कोई नेता कहीं नहीं जा रहा। आपने कहीं सभा देखी दिग्विजय सिंह जी की पूरे प्रदेश में? आप कह रहे हो प्रचार पे गए हुए, हमें ही दिखा दो एक आध सभा उनकी। सभा में लोग नहीं आते दिग्विजय सिंह जी। देखो, कमलनाथ जी और उनके युवराज नकुलनाथ जी दोनों को ही नहीं मालूम होगा कि चने का पेड़ होता है कि पौधा होता है। दोनों ही सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए और किसानों की बात कर रहे हैं। अचंबा ये है कि 10 इनने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से झूठ बुलवाया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल देंगे।
एक व्यक्ति का भी 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं कर पाएगी। 2-2 हजार की लिस्ट बताते घूमते। जब विधानसभा में भाजपा ने जवाब दिया था, अरे आपने जो कहा था लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी आपकी है, आप बताओ तो किसका 2 लाख हुआ। किसान की बात बार बार कर रहे हैं, जिसको किसानी की जानकारी नहीं, जिसने हल नहीं पकड़ा, हल की मुठिया नहीं पकड़ी, बखर नहीं चलाया, दाएं नहीं की, सिंगा नहीं की, वो किसान की बात कर रहा है। अचंभा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है या बदसूरती, जरा आप अंदाज करो इससे कमलनाथ जी। इस रथ के, इनके रथों का क्या होगा जब घोड़े अलग अलग दिशा में भग रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा कर लेना कांग्रेस की स्थिति क्या है। पर खच्चे हो। एक पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। जिस दौर में दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान हो रही थी, लगभग तड़प रही थी, तब केजरीवाल जी की वाल पर पर्दे 8-8 लाख रुपए के, 6-6 लाख रुपए के पर्दे टंग रहे थे। उन्हें चिंता नहीं थी मजदूर पलायन कर रहे हैं कि उनके बस के इंतजाम करें। उन्हें चिंता बंगले की थी। ये बंगले पे आप उनका बाइट में आप सबको सुनाना चाहता हूं। ये जो बाइट उन्होंने दी है, और उन्होंने कितना झूठ बोलते हैं, कितने पलटू राम है, ये सोचें कि वो जो बाइट है उनकी, उस बाइट के अंदर वो कह रहे हैं कि मैं बंगले छोड़ रहा हूं। ये बाइट है। कैसा चरित्र है इनका, ये देश आज देख रहा है। ये वो सरकार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल पे आई थी। इसके उप मुख्यमंत्री से लेकर इस पार्टी के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को मेयर चुनाव के लिए अपील जारी की है। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि शहरों की समस्याओं के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। ज्यादातर निगमों में लंबे समय से बीजेपी काबिज है। शहर स्मार्ट बने नहीं, भ्रष्टाचार जमकर हुआ। लखनऊ में कूड़े से बिजली बनाने का काम नहीं हुआ है। ये चुनाव शहरों का है और बीजेपी के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि लगातार उनके मेयर रहे, लगातार उनकी सरकार है, दिल्ली की सरकार उनकी है। आखिरकार ये शहर बर्बाद क्यों हो रहे हैं? जो शहरों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे। आज सीवर को लेकर के, गंदगी को लेकर के, कूड़ों को लेकर के पूरे के पूरे शहर भरे पड़े हैं। अगर गाजियाबाद को ही हम देखें तो पिछले कई वर्षों से यहाँ की जनता ने बीजेपी पे भरोसा किया और उम्मीद की कि शहर रहने लायक बनाएंगे। लेकिन इतना बड़ा संस्थान, ये जगह है जहाँ आर्थिक रूप से भी बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी संस्था इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर, उसके बावजूद भी गाजियाबाद वैसे का वैसा दिखाई दे रहा है। जो विकास, जो अर्बनाइजेशन जिस रूप में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आज भी नदियां खराब हैं क्योंकि आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगेगा तो आपकी नदियां कैसे साफ होंगी? आपने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर देंगे। क्या किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने क्या किया? आपने शिक्षा के लिए क्या किया? आपने तो दावा ये किया था कि स्कूल में सस्ती पढ़ाई होगी, लेकिन आज देखिए स्कूलों में पढ़ाई कैसी है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, स्वास्थ्य सेवाएं जो बेहतर होनी थी वो बेहतर नहीं हुई हैं। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का था, जो सुविधाएं शहर में मिलनी चाहिए थी, वो ये सरकार नहीं दे पाई है। नाकाम है, नाराजगी है। और जिस तरह से नगर निगमों में भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुई है, सड़कें वैसी की वैसी गड्ढे वाली, स्ट्रीट लाइट नहीं जल पा रही हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, तो आखिरकार जनता वोट क्यों दे? बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया है कि शहर के सिविल लाइंस इलाके में स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी ने सीएम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। आप भी सुने।
आज सुबह से अखबारों में जो सुर्खियां आई हुई हैं वो हम सबको एक कहानी बयां करती है। और आज की जो कहानी अखबार सुना रहे हैं वो कहानी एक महाराज और उसके महल की है। एक ऐसा महाराज जो बेशर्म है, एक ऐसा महाराज जिसके केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी है। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। ये उस महाराज के रिनोवेशन की कहानी है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये उस महाराज की कहानी आज हम बयां करने वाले हैं। याद करिए, दुबले पतले से वो महाराज, डबल एक्सेल का शर्ट और उसके ऊपर ये कलम, जिस कलम में केवल एक बार ही रिफिल भरा गया था। जब 2013 में महाराज ने ये दस्तावेज साइन किए थे, एफिडेविट दिया था, ये महाराज का दस्तावेज एफिडेविट है, एक ही बार इस कलम में रिफिल भरा गया है। आज तक उस कलम में रिफिल नहीं है, वो कलम केवल कपड़े में लगा रहता है, क्योंकि हस्ताक्षर तो मंत्री करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करने का काम तो मंत्री करते हैं। महाराज ने एक ही बार हस्ताक्षर किया था और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, मैं शपथ लेता हूं मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं शपथ लेता हूं मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं शपथ लेता हूं मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। और बहुत सारी शपथ ली है, एक ही बार कलम का इस्तेमाल करके हस्ताक्षर किया था। हम सबसे सुपीरियर क्वालिटी के हैं। और आज मैं आपके सामने वो दस्तावेज, तमाम दस्तावेज दिखा रहा हूं, जो दस्तावेज महाराज अरविंद केजरीवाल जी के घर की रिनोवेशन की कहानी को बयां करते हैं। आप ध्यान से इन दस्तावेजों को देखें। इन दस्तावेजों में एक एक पर्दे के रकम को, एक एक गैजेट के रकम को बयां किया गया है। एक एक टाइल्स कहां से किस देश से मंगाई गई, उसकी कहानी इस दस्तावेज में मौजूद है। और मैं दस्तावेज के कुछ अंश, दस्तावेज तो बड़े हैं, कुछ अंश आपको दिखाऊंगा। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सुपीरियर क्वालिटी टाइल्स, सुपीरियर क्वालिटी ऑर्नामेंटल वर्क, सुपीरियर क्वालिटी फ्लोरिंग, सब कुछ सुपीरियर क्वालिटी। इंफीरियर नहीं होना चाहिए जी। ये इंफीरियर क्वालिटी तो आम आदमी की कहानी है। मैं तो महाराज हूं, सब कुछ सुपीरियर होना चाहिए। किचन के रिनोवेशन के लिए किस प्रकार करोड़ों के खर्च हो रहे हैं, वह भी इसमें बयां किया गया है कि केवल किचन के लिए कितने करोड़ों के खर्च है। अब मैं आपके सामने एक एक करके कहानी बयां करूंगा। पर्दे की कहानी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। मगर मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया का, पर्दा आखिरकार उठ ही गया। और एक एक पर्दा ये 8-8 लाख रुपए के 23 पर्दे, 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया। 8 पर्दे लगा दिए गए, 15 पर्दे बाकी हैं। मुझे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि पर्दों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मगर पर्दे भी तो कोई साधारण पर्दे नहीं है, महाराज के पर्दे। पहला पर्दा, उसका रकम लिखिए आप, 5,05,087 रुपीज, ये पहला पर्दा। दूसरा पर्दा 6,22,340 रुपया का है।
तीसरा पर्दा 5,59,162 रुपीज। चौथा पर्दा, और ये सबसे महंगा पर्दा है, 7,94,062 रुपए का। 7,94,000, गलती से मैंने 62 बोल दिया, 71, मतलब कुल मिलाकर के ये एक पर्दा लगभग 8 लाख रुपए का है, सबसे महंगा पर्दा है। पांचवा पर्दा 3,57,291 रुपीज। छठा पर्दा 5,84,594 रुपीज। सातवां पर्दा 6,09,13 रुपया का। और आठवां पर्दा जो सस्ता है 3,92,247। ये सबसे सस्ता पर्दा इसमें है, ये पांचवा पर्दा है। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार को दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के अनुसार मंत्रोच्चारों के और आर्मी बैंड की मधुर धुनों के साथ सुबह 6:20 पर खोले गए थे। इस दौरान मंदिर को करीब 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। मंदिर के कपाट जिस वक्त खोले गए उस समय वहां करीब 8,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। मंदिर के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। इस बीच हमारी संवाददाता दीपा भारद्वाज ने खुद वहां पहुंचकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को जाना है। मैं यहाँ सीओ ट्रैफिक और मेरे पास सोनपुरा का क्षेत्र है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि मौसम को देखते हुए आप केदारनाथ यात्रा में, यहाँ बहुत ठंडा है, अपने गर्म कपड़े अपने साथ रखिए और साथ ही में यदि आपका होटल बुकिंग है तभी आप यहाँ पे आए। सर, यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताइए। व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन पब्लिक की आज भीड़ काफी हो गई है, जिससे स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई है और भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है और एक एक श्रद्धालु को धीरे धीरे लाइन में लगा के और केदारनाथ बाबा धाम कराया जा रहा है। सर, और कुछ बोलना चाहिए? आप रात को कितने बजे से यहाँ पे खड़े हम हो? रात में 3 बजे से ड्यूटी में है। पूरा फोर्स हमारा लगा पड़ा है और पब्लिक का पूरा सपोर्ट किया जा रहा है और सारे श्रद्धालु को कोशिश किया जा रहा है एक लाइन में। आम आदमी पार्टी की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय एक बार फिर से मेयर चुनी गई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल भी सर्वसम्मति से डिप्टी मेयर चुन लिए गए हैं। इस तरह दोनों दोबारा क्रमशः मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर आसीन हो गए हैं। इससे पहले दिल्ली बीजेपी ने नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव से खुद को बाहर करने का निर्णय लिया था। बीजेपी पार्षदों का कहना था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके सभी प्रयासों के बावजूद आम आदमी पार्टी स्थायी समिति और वार्ड समितियों का गठन नहीं होने दे रही है, जिस कारण नगर निगम में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां गुलदार की वजह से ग्रामीणों में आतंक देखा गया। नगीना सैदपुर इलाके में मंदिर के पास एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बताते चले कि रेसलर्स प्रोटेस्ट फिर से सुर्खियों में है। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR और तत्काल गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अब जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अब शुक्रवार यानी कि 28 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। मीडिया के माध्यम से भी लोग और जागरूक होंगे, पर आप लोग, मुझे नहीं पता, आप लोग भी टीवी पे इतना कम दिखा रहे हैं अब की बार।
यहाँ पे तो आप खूब भीड़ है, पर टीवी पे आप लोग भी कम दिखा रहे हैं। किस चीज़ का दबाव है आपके ऊपर भी हम मुझे नहीं पता इस चीज़ का तो, लेकिन टीवी पे आप लोग भी अब की बार कम दिखा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और खूब लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और आगे सुनवाई भी हो रही है, उसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। और जब जो हमारे लीगल टीम है उनका जो निर्देश होगा उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमारे साथ हमें न्याय मिल जाएगा तो हम आराम से उठ के चले जाएंगे। अगर हम दोषी हैं तो हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। बजरंग सोर्सेज का कहना है कि जो पूछताछ हुई थी, पहली कमेटी ने जो पूछताछ की थी, उस पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी हुई थी। वो सोर्सेज पता नहीं हमारे पास क्यों नहीं है। वो बोल रहा है कि मैं साफ छवि का आदमी हूँ, लेकिन वो जो हमारी विक्टिम उनको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पैसे की वो लालच दिया जा रहा है। ये कौन से शरीफ लोगों के काम है? मुझे तो नहीं लगता ऐसे शरीफ लोग तो हम हैं, यहाँ बैठे हैं, सुबह ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरा दिन यहाँ बैठे रहते हैं। हम तो किसी को मनाने के लिए नहीं जा रहे। अभी सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है, दीपेंद्र हुड्डा को आप लोग अध्यक्ष बनाना चाहते हैं कुश्ती संघ का। हमने तो नहीं चलाया। आप लोग कुछ भी चला सकते हो। आप बात करके जा रहे हो, आप तो टीवी पे भी नहीं चला रहे, तो आप लोग कुछ भी चला सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता आप लोगों ने जो सही कहा, आप लोग खूब सपोर्ट कर रहे हैं हमें, पर पता नहीं यहाँ पे तो इतना आप कवर करके जा रहे हैं, पर हमें बाहर से पता चल रहा है कि आपकी बार मीडिया भी बहुत कम कवरेज दे रहा है आप लोगों को। बजरंग, कल ब्रजभूषण सिंह से जब पूछा गया कि तमाम पहलवान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका इस पर क्या रुख है, तो उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है, लेकिन उन्होंने खारिज करते हुए पूरे खारिज करने के मूड में थे। उस पर क्या उनका मूड आपने कैसे पढ़ लिया कि वो खारिज करने के मूड में थे? वो तो सुप्रीम कोर्ट बताएंगे कि भाई कौन दोषी है कौन नहीं है। तो उनके बोलने से कुछ नहीं होगा कि भाई मैं साफ हूँ, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। आपने कभी उनसे पूछा कि आपके पास कोई सबूत? आपने कुछ नहीं किया। तो ये चीजें आप पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में पिछले मंगलवार यानी कि कल शाम मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। भारत की सियासत में उनका कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने उनके निधन पर जहां 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, वहीं पंजाब सरकार ने 1 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया है। प्रकाश सिंह बादल का राजनीतिक जीवन 1947 में भारत की आजादी के तुरंत बाद शुरू हुआ था। वो एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन अकाली नेता ज्ञानी करतार सिंह से प्रेरित होकर सियासत में आने का उन्होंने फैसला किया था। सरदार प्रकाश सिंह बादल ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਘਾਟੇਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਆਇਆ। ਐਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀਪਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਔਰ
इस पुण्य आत्मा ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦੇ। इस दुख की घड़ी च और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।